हरियाणा में? सब दिल्ली में रखेंगे, वहाँ पे दिल्ली की जनता, दिल्ली की बहन बेटियाँ, देश की बहन बेटियाँ सब होंगे। तो मैं हरियाणा वालों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ पीड़िता से हमारा साथ दें। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा का एक बहुचर्चित मामला जो हिमाचल प्रदेश में दर्ज हुआ। हरियाणा का एक ऐसा मामला जो राजनीतिक मामला है और जिसको कुछ अलग प्रकार के रंग देने की कोशिश की गई। उस मामले के अंदर आज कई दिन के ठहराव के बाद में एक नया नाटकीय घटनाक्रम हुआ, या आप ये कह लें कि जैसे ठहरे हुए पानी में कंकड़ मार करके कुछ हलचल करने की कोशिश की जाती है, कुछ वैसा ही एक अंदाज आज नज़र आया हरियाणा के सोनीपत में। आप समझ रहे होंगे जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ। सोनीपत हरियाणा, हिमाचल प्रदेश का कसौली और एक मामला। सोनीपत के नेता हैं, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और हिमाचल प्रदेश के अंदर उनके खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ। मामला जो दर्ज हुआ वो 13 दिसंबर 2024 को दर्ज हुआ। वायरल हुआ 14 जनवरी 2025 को और मामला था वो 3 जुलाई 2023 का। इसी के अंदर सारा सिमटा हुआ मामला है। इस सारे घटनाक्रम को, इस सारे मामले को हम पहले दिन से कहते रहे हैं कि लगता है कि ये कोई साजिश है, कोई षड्यंत्र है और इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र की बू आती है। दरअसल 13 दिसंबर 2024 को एक एफआईआर दर्ज हुई थी हिमाचल प्रदेश के कसौली में। एफआईआर दर्ज हुई थी भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उस समय के महामंत्री, क्योंकि घटना बताई गई थी वो 3 जुलाई 2023 की। एक शिकायतकर्ता ने, एक महिला ने एफआईआर दर्ज करवाई। दिल्ली की महिला हैं, विवाहिता हैं। उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई कि उनके साथ में हिमाचल प्रदेश के कसौली के अंदर दुष्कर्म हुआ, सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया गया मोहनलाल बड़ौली पर और रॉकी मित्तल पर। 13 दिसंबर 2024 को एफआईआर दर्ज हुई और एकाएक ही एफआईआर 14 जनवरी 2025 को वायरल हुई। सोशल मीडिया, वेबसाइट, प्लेटफॉर्म्स पर कई जगह उसको देखा गया। हमने 14 जनवरी 2025 को एक वीडियो जारी किया था और आपको बताया था, और मैंने पहले ही दिन कहा था कि जिस प्रकार की इसकी टाइमिंग है, इस टाइमिंग को लेकर के षड्यंत्र की, साजिश की बू आती है। और आज भी वही कह रहे हैं जो इसके अंदर आज इस घटनाक्रम में हुआ, क्योंकि अब दिल्ली के चुनाव के लिए मात्र 4 दिन बचे हैं। 3 तारीख तक चुनाव प्रचार होगा। आज 1 फरवरी हो गई। 3 फरवरी को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा और 5 फरवरी को दिल्ली के मतदाता अपना वोट करेंगे। जिस दिन ये एफआईआर वायरल हुई थी, मैंने उसी दिन कहा था कि सबका हरियाणा के एक राज्यसभा सीट का चुनाव जो हो चुका था, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का चयन जो अभी वेटिंग है, जिसको होना है, और दिल्ली विधानसभा चुनाव मैंने जोड़ा था कि इन तीनों को मिला करके एक खाका तैयार किया गया। और आज अगर देखें जो टाइमिंग की मैं आपसे बात कर रहा हूं, कि सारे घटनाक्रम की देखें, टाइमिंग वो थी जब हरियाणा की राज्यसभा सीट के लिए चुनाव होना था। तय था कि भारतीय जनता पार्टी का नेता राज्यसभा सदस्य बनेगा, चुना जाएगा, इलेक्टेड होगा, चाहे वो चुनाव हो या ना हो। ये राज्यसभा की सीट खाली हुई थी, हरियाणा की एकमात्र सीट थी जिस पर चुनाव हुआ था। सीट खाली हुई थी ये दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा मेंबर बनने के बाद से। और इस सीट पर जो चुनाव होना था वो कई नाम चर्चाओं में थे। पंडित मोहनलाल बड़ौली का नाम उस सीट के लिए बहुत गंभीरता से लिया जा रहा था, लेकिन एकाएक 13 दिसंबर 2024 को एफआईआर हुई और उसके बाद जो बीजेपी के जो कैंडिडेट हुई वो श्रीमती रेखा शर्मा हुई और वो राज्यसभा सदस्य चुनी गई। बताया जाता है कि उस एफआईआर को हथियार बनाया गया था। हम ये नहीं कह रहे कि मोहनलाल बड़ौली कैंडिडेट हो जाते अगर एफआईआर ना होती, ये होता तो वो होता, वो होता तो ये होता, लेकिन ये ज़रूर है कि एक जो उसकी टाइमिंग बनती है उसके लिहाज से हमने कहा था। उसके बाद 14 जनवरी 2025 को मामला हुआ, जब वो एफआईआर वायरल हुई, सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर चली और वेबसाइट्स पर चलने के बाद जैसे हरियाणा की राजनीति के अंदर एकदम से हंगामा हो गया।
तमाम मीडिया चैनल्स पे और सभी की अपनी अपनी राय थी, और हमने पहले ही दिन कहा था कि ऐसा लगता है ये मामला मनगढ़ंत है, षड्यंत्र है, साजिश है और इसके पीछे कोई बड़ा जरूर है। उसके बाद में वो जो शिकायतकर्ता की गवाह थी, शिकायतकर्ता के साथ में जो उनकी सहेली थी, जिनको बताया था कि सहेली के सामने, उसकी आंखों के सामने सब कुछ हुआ, शिकायतकर्ता की सहेली ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद इसके अंदर एक अमित बिंदल एक किरदार थे, जो अमित बिंदल जो शिकायतकर्ता को और शिकायतकर्ता की सहेली को अपने साथ घूमने ले गए थे कसौली में। अमित बिंदल भी सामने आए, उन्होंने कहा कि मेरे सामने कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं पता कि कुछ हुआ या नहीं हुआ। इसके बाद में और कई बात चलती रही। हमने इस मामले को लेकर के आपसे कई जिक्र किए थे कि एफआईआर जिस दिन हुई वो एक कोइंसिडेंट था। जिस दिन एफआईआर हुई कि 3 जुलाई को मिले थे, एक कोइंसिडेंट था कि उस दिन मोहनलाल बड़ौली भी वहाँ पर थे, कसौली में थे, और रॉकी मित्तल भी थे। मोहनलाल बड़ौली के साथ 2 लोग और भी थे, शिकायतकर्ता भी थी, अमित बिंदल भी था, शिकायतकर्ता की सहेली भी थी। सारा कुछ मिला जुला करके एफआईआर हो गई। एफआईआर होने के बाद में 2 साल तक शिकायतकर्ता बड़े आराम से, लगभग 1.5-2 साल तक आराम से बैठी। उनको बाद में लगा कि भाई अब एफआईआर करानी चाहिए। जो भी हुआ, जैसा भी घटनाक्रम रहा होगा, एफआईआर हुई। एफआईआर के बाद में लगा कि अब इसको वायरल होना चाहिए, वो फिर वायरल हुई। उसके बाद में एक शिकायतकर्ता भी एक बार बीच में आई, उन्होंने रोते सुबकते हुए अपनी सारी कहानी कही। हम कतई नहीं कह रहे कि शिकायतकर्ता के आरोप कितने सही हैं, कितने, क्योंकि ये सब जांच का विषय होता है, लेकिन हम तो केवल ये कह रहे हैं कि जो इस सारे मामले में घटनाक्रम था, जो तिथिवार जो बात थी, जो इसकी टाइमिंग थी, उसको लेकर के सवालिया निशान उठते थे। और वही उसी बात को, शक को, उसी बात को आज फिर पुख्ता हो गई वो बात, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव अब बिल्कुल नज़दीक है। आज पंडित मोहनलाल बड़ौली दिल्ली के चुनाव प्रचार में भाजपा के कैंडिडेट के पक्ष में चुनाव प्रचार करने गए हुए थे, और इधर पीछे सोनीपत के अंदर दिल्ली की कुछ महिलाएं बताई गई हैं जिन्होंने आकर के प्रदर्शन किया। शिकायतकर्ता उनके साथ नहीं थी। अब की बार शिकायतकर्ता की कोई नई दूसरी सहेली थी, उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता को 2-3 दिन में सामने लाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कराएंगे और खुलासे करेंगे। होने भी चाहिए खुलासे। 3 फरवरी को मैं पीड़िता की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाऊंगी अपने साथ। क्या नाम है? सर दिल्ली में रखेंगे, वहाँ पे दिल्ली की जनता, दिल्ली की बहन बेटियाँ, देश की बहन बेटियाँ सब होंगे। तो मैं हरियाणा वालों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ पीड़िता से हमारा साथ दें। था कि पीड़िता जब एफआईआर ये दर्ज हुई, उसके बाद सर वो मेरे साथ रहती थी, क्योंकि उसके घर वालों ने उसे इस केस के बाद बाहर निकाल दिया गया। मेरे साथ जब वो रहने लगी तो हमें धीरे धीरे धमकियां आने लगी, हमारे घरों के नीचे HR नंबर की गाड़ियां खड़े होने लगी। ये चीजें लेके मैं पीड़िता के साथ कसौली थाने गई, वहाँ पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं अभी 2-4 दिन पहले भी कसौली थाने गई कि ये हमारे पास एफआईआर की कॉपी है, ये देखिए सर, ये एफआईआर की कॉपी है। तो हमारा हक बनता है, इट्स आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कि हम पूछ सकते हैं कि हमारा केस कहाँ पहुँचा। उनके अरेस्ट वालों से इंसाफ की मांग करने आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये खुलासे इस टाइमिंग से क्यों हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि जहां एफआईआर दर्ज हुई, जिस राज्य में एफआईआर दर्ज हुई, उस राज्य में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी नहीं है, उस राज्य में तो कांग्रेस की सरकार है हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार, हिमाचल प्रदेश की पुलिस आखिर क्या कर रही है? क्योंकि अब वो समय आ गया कि जब इसके अंदर पुलिस को चालान पेश करना है। और मेरे जो हिमाचल प्रदेश पुलिस से जुड़े सूत्र मुझे बता रहे थे कि इस मामले के अंदर बहुत जल्दी क्लोजर रिपोर्ट जा सकती है, एफआईआर कैंसिलेशन हो सकती है, सब कुछ ये चल रहा था। और फिर ऐसे मौके पर जब इधर दिल्ली का चुनाव है, इधर हिमाचल प्रदेश पुलिस को रिपोर्ट सौंपनी है, ऐसे मौके पर फिर एक बार फिर प्रदर्शन हुआ। हमें कोई प्रदर्शन से कोई ऐतराज़ नहीं, हमें किसी को हम क्लीन चिट नहीं दे रहे, लेकिन हम तो केवल टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस प्रकार का घटनाक्रम आखिर निश्चित तिथियों पर क्यों हो रहा है। आज मांग की गई उनको सज़ा दी जाए, ये किया जाए, सब कुछ सारी मांग हुई और हिमाचल प्रदेश पुलिस जांच कर रही है। हिमाचल प्रदेश पुलिस को क्या तथ्य मिले, क्या साक्ष्य मिले, क्या उनको मिला, क्या नहीं मिला, क्या मेडिकल रिपोर्ट तो क्योंकि हुई नहीं शिकायतकर्ता की, अगर वहाँ का रिकॉर्ड देखें तो वहाँ कुछ रिकॉर्ड से मिलना कुछ नहीं। इस सब के बावजूद अगर इस टाइम की जो टाइमिंग को लेकर के सब कुछ चल रहा है तो फिर सवाल खड़े होते हैं। और जो मैं आपको बता रहा था कि जिस प्रकार कहा जाता है कि ठहरे हुए पानी में कंकड़ मार करके हलचल करने की कोशिश, तो आज वो भी हुआ।
आगे अभी क्या क्या इसके अंदर इस घटनाक्रम में होगा, ये सब कुछ सामने आएगा। आज शिकायतकर्ता की सहेली ने कहा कि उन्हें कांग्रेस के 2 नेताओं का समर्थन है, लेकिन बाद में बताएंगे। मैं तो इसमें कहता रहा हूँ कि इसके अंदर केवल कांग्रेस नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग भी जरूर जुड़े हो सकते हैं। षड्यंत्र साजिश के अंदर कोई भी शामिल हो सकता है। अब बड़ी बात यह है कि इसके अंदर क्या खुलासे होंगे, क्या नया सामने आएगा, क्या ये वाकई किसी का चरित्र हनन करने का प्रयास है या कुछ और है, क्या क्या इस घटनाक्रम में नया घटेगा, आने वाले दिनों में सब कुछ सामने आएगा। लेकिन सब भाई एक बात वही कि टाइमिंग पर सवाल तो खड़े होते रहेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या जिस प्रकार से इस सारे घटनाक्रम की टाइमिंग चल रही है, क्या वाकई उस पर सवाल खड़े नहीं होते? आपको क्या लगता है कि आखिर ये सब कुछ क्या चुनाव को देखकर हो रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि अब लगभग 60 दिन होने को हैं एफआईआर दर्ज हुए, तो क्या हिमाचल प्रदेश पुलिस की जांच कहां तक पहुंची होगी, इसके अंदर क्या कुछ नया सामने आएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।